हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे अबाउट द रेस्पिरेशन। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, राइट। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। आपको पता है रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने फूड को बर्न करते हैं। फूड मतलब ग्लूकोज। और उसके साथ क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से एटीपी जनरेट होती है जिसको हम अपना वर्क करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो सिंपल सी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एज यू कैन सी हेयर कि जो इसकी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की, वो क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ बर्नड इन द सेल्स। मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम बात करें, सबसे पहले आप देखोगे कि अगर आप फूड कंज्यूम करते हो तो फूड कंज्यूम करने के बाद वो सेल्स में जाता है। सपोज करो कि ये सेल है, ठीक है, और हमने क्या कंज्यूम किया, फूड कंज्यूम किया जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फिर ग्लूकोज, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। ग्लूकोज कहाँ जाता है? सेल के अंदर जाता है। ये सेल है और इस ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होता है और इस तरह से अलग अलग ब्रेकडाउन से ग्लूकोज से बनती है एटीपी, ठीक है। और इस एटीपी को हम यूटिलाइज करते हैं अपना वर्क करने के लिए, ठीक है, डांस करने के लिए, घूमने के लिए, नाचने के लिए, खेलने के लिए, उस सब के लिए हम अपना एटीपी को यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। तो क्लियरली अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या सिंपलेस्ट वे में क्या बताओगे कि जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन एक कैसी प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होता है, फूड होता है बर्नड। मतलब फूड बर्न आउट होता है या ब्रेक डाउन होता है। कहाँ पे होता है? सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। और किसकी हेल्प से होता है? ऑक्सीजन की हेल्प से। और क्या रिलीज़ होती है? एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं एटीपी, ठीक है। और ये स्पेशली एटीपी कहाँ पे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी जनरेट हो रही है, एज यू कैन सी हेयर, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इसके अंदर क्या होती हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी होती हैं जहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं और इस एटीपी को हम यूटिलाइज करते हैं। क्लियर है ये बात? तो अब हम इसमें यहाँ पे समझते हैं कि जो एनर्जी है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसको हम यूज़ करते हैं एटीपी बनाने के लिए, ठीक है, जिसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किससे बनती है ये? एडीपी के मॉलिक्यूल से बनती है, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास एडीपी है और साथ में क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, तो दिस इज़ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होगी और ये कहाँ पे होगी? ये रिएक्शन होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइट। और ये क्या बनाएगी? फाइनली एटीपी बनाएगी। तो यहाँ पे कितने फॉस्फेट हो गए? 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। तो इसका क्या मतलब है? ट्राईफॉस्फेट। इसका क्या मतलब है? डाईफॉस्फेट, एडीपी। तो यहाँ पे एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक ऐड हो गया एडीपी से और क्या बन गया? एटीपी। तो एटीपी क्या है? हमारी करेंसी है। करेंसी मतलब क्या है? इसी की वजह से हम अपना सारा वर्क करते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो या ब्रेन का एक्टिवेट होना हो या फिर हमारा डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, सर्कुलेशन हो, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे एटीपी को यूटिलाइज करते हैं एज द एनर्जी, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको कि जो एनर्जी होती है कैसे कैसे स्टोर होती है। तो जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है सेल्स के अंदर। किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। और जब सेल्स को एनर्जी की नीड होती है तब ये एटीपी ब्रेक हो जाती है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में ब्रेक होती है? वाटर की प्रेजेंस में। और ये क्या बनाती है? एडीपी बनाती है और एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो एटीपी थी वो वाटर की प्रेजेंस में क्या हो गई? ब्रेक हो गई। और इसने क्या बनाया? एडीपी बनाया। और एक बनाती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो आई होप ये रेस्पिरेशन आपको समझ आया होगा। तो रेस्पिरेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या होती है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है या बर्न होता है ये। और ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 6 मॉलिक्यूल, प्लस साथ में ये बनाता है एटीपी। और अगर एक ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से बनते हैं अराउंड 38 एटीपी। समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। एक रेस्पिरेशन ऐसा भी होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है, वहाँ पे केवल 2 एटीपी बनते हैं। कितने? ओनली 2। और यहाँ बनते हैं 38 एटीपी। तो ये सबसे अच्छा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है।
अब रेस्पिरेशंस की बात कर लेते हैं। तो जो रेस्पिरेशन है वो कितने टाइप्स का हो गया, 2 टाइप्स का हो गया। सबसे पहला जो रेस्पिरेशन है दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा रेस्पिरेशन है एनारोबिक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, उसमें इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसके होने से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होता है और एनर्जी होती है। कहाँ पे होता है ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है किस में होता है, सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है ये, ठीक है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस में, पाइरूवेट में, और पाइरूवेट जाता है फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वो बनाता है क्या, एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या हो रहा है, जैसे अगर यहाँ पे एक एग्जांपल से समझिए, ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये सेल का न्यूक्लियस है और ये सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आप यहाँ पे इस तरह से समझिए कि यहाँ पे ग्लूकोज से क्या बना, पाइरूवेट बना। तो ये ग्लूकोज है, ये पाइरूवेट है, ये किस में बनना है, साइटोप्लाज्म में बनना है। अब ये पाइरूवेट कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये पाइरूवेट यहाँ आ गया, अब ये पाइरूवेट यहाँ पे कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और क्या बनाएगा साथ में, ये एटीपी, ठीक है। और इस एटीपी को कहाँ पे आ जाती है, या साइटोप्लाज्म में, और इस एटीपी को हम यूटिलाइज करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो इसी तरह से हम एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, और इसकी रिएक्शन यहाँ दिख रही है आपको, ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। इससे क्या बनता है, पाइरूवेट बनता है, ठीक है। तो अगर हम सिंपल इसकी वो लिखें तो एक तो क्या है हमारे पास, ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज से क्या बनना है स्टूडेंट्स, पाइरूवेट बनना है, और पाइरूवेट किसकी प्रेजेंस में बनना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनना है, और कहाँ पे बन रहा है, साइटोप्लाज्म। इट इज़ द फ्लूइड ऑफ सेल। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये पाइरूवेट फिर क्या बनाता है, ये बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP, और कहाँ पे बनाता है ये ATP, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको यही इक्वेशन दिख रही है कि किस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 H2O और एनर्जी बनाता है, राइट। अब हम दूसरा रेस्पिरेशन देखते हैं जिसका नाम है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर क्या होता है भाई, देखो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, ये होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ये क्या प्रोड्यूस करता है, लेस एनर्जी, मैंने बताया था 2 ATP प्रोड्यूस करता है ओनली, और जो इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अब ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे हो रहा है। अगर ये हमारी मसल्स में हो रहा है, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी मसल जब थक जाती हैं लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इथेनॉल कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये ईस्ट में, जो फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिनको बवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जिनको बेकरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, वहाँ पे ये बनाता है इथेनॉल, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एंड एनर्जी। अब यहाँ पे क्या लिखा है आपको, एक क्या दिख रहा है, इट टेक्स प्लेस इन मसल सेल्स एंड ईस्ट। कहाँ पे होता है वो, मसल सेल्स में होता है, और ईस्ट मतलब फंजाई है, ठीक है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है मसल सेल्स के अंदर, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में, फिर पाइरूवेट कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर, और एनर्जी। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर हम बात करें मसल सेल्स की, तो वहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पाइरूवेट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस है। और पाइरूवेट से क्या बनना है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है प्लस लैक्टिक एसिड बनना है और एनर्जी बन रही है, राइट। और ये हो रहा है एब्सेंस में ऑक्सीजन की, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, मसल सेल्स के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, मसल सेल्स में। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इन्होंने पूरी की पूरी डेफिनेशन दिखाई है, सॉरी रिएक्शन है ये दिख रही है आपको। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ईस्ट के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में, ठीक है, और जो पाइरूवेट होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे दिख रहा है ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की क्या है, प्रेजेंस है यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है, और वो क्या बनना है, पाइरूवेट, फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई, ठीक है, और ईस्ट के अंदर ये प्रोसेस हो रही है, वहाँ पे क्या बनना है, इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी।
तो ये हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में पाइरुवेट बनाता है लैक्टिक एसिड इन द केस ऑफ मसल सेल्स, और पाइरुवेट बनाता है इथेनॉल इन द केस ऑफ ईस्ट सेल। क्लियर है? तो ये आपको पूरा पाथवे दिख रहा है यहाँ पे, जिसके अंदर दो चीज़ें दिखा रखी हैं। एक तो दिखा रखा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसमें हमेशा पाइरुवेट बनेगा। ये पाइरुवेट तीन चीज़ें बनाता है। एक बनाता है ये CO2 H2O और एनर्जी, जो कि है पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज़ द पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरी चीज़ है जो कि है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कहाँ पे होता है? मसल सेल्स के अंदर होता है ये। और जो तीसरी चीज़ है ये है फर्मेंटेशन। कहाँ होता है ये? ईस्ट सेल में। फर्मेंटेशन का मतलब ही क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम द पाइरुवेट इन ईस्ट सेल। इसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर। अब यहाँ पे आपको मेन ऑर्गन्स की बात के बारे में बताया गया है। जो मेन ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उसमें आती है नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल मतलब नाक के जो नथुने होते हैं, जो छेद होते हैं। नेजल कैविटी होती है, ठीक है। फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड डायफ्राम। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस में रेस्पिरेशन की ह्यूमंस के अंदर। इनको आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो मैं आपको जिस नोट से पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा पेपर बाहर से आना नहीं है, बिकॉज इसमें सब कुछ कवर हो गया है एकदम सिंपल वे में, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चेक करते हैं। नेजल कैविटी आपको दिख रही है, ठीक है। इसके साथ में क्या है? आपको ये ओरल कैविटी दिख रही है, ये फेरिंग्स लैरिंग्स दिख रहे हैं, ये ट्रैकिया दिख रहा है आपको। जो ट्रैकिया है वो इस पोर्शन पे ये रहा, ठीक है। और ये लंग्स हैं। ये लंग्स के अंदर क्या होती हैं? ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये, और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में होते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई, राइट। तो ये इनके अंदर हो गए कुछ स्पेशल तरह के ऑर्गन्स विच इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कैसे कैसे एयर एंटर होती है। तो एयर जो होती है एंटर, वो किसके थ्रू होती है? नॉस्ट्रिल, नाक के नथुने हैं भाई, जो छेद हैं उसके थ्रू एयर एंटर होगी। जो हेयर्स होते हैं नाक के अंदर, ठीक है, और जो म्यूकस होता है वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, उसको पास नहीं होने देता आगे की तरफ। और फिर वो बाद में पास होती है, एयर किधर से जाती है? फेरिंग्स से लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड फाइनली लंग्स में एंटर करती है। और जो ट्रैकिया होती है उसके पास रिंग लाइक कैटिलेजेस होते हैं, जो क्या प्रिवेंट करते हैं? कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करते हैं। मतलब कि जो लंग्स हैं वो कोलैप्सिंग ना हो, इसलिए वो कार्टिलेज जो होते हैं वो उसको प्रिवेंट करते हैं। जब उसके अंदर कोई एयर नहीं होती ट्रैकिया में, भाई ट्रैकिया में किसी भी तरह की एयर नहीं है तो वो कोलैप्स हो जाएंगे ना। तो वो ऐसा कोलैप्स ना हो, इस तरह से रिंग्स होती है कार्टिलेज की, जो उसको प्रिवेंट करती है। जो ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, वो स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के जो एंड्स होते हैं, ठीक है, वो एयर सैक्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या करते हैं? वो सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन की ब्लड वेसल्स के साथ, जिसके थ्रू क्या करते हैं? वो CO2 को तो ले लेते हैं, ऑक्सीजन को वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ठीक है। तो जो एल्वियोलाई हैं वो क्या करते हैं? हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब क्या है? इसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, दीज आर एल्वियोलाई, राइट। ये एल्वियोलाई हैं। और ये जो आपको इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, यहाँ से ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। CO2 एल्वियोलाई में आती है, O2 यहाँ से बाहर चली जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर, और CO2 को हम ब्रीद आउट के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये है रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो डायफ्राम होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ये एक्सपैंड होता है डायफ्राम बाहर की तरफ। तो हमारी जो फेफड़े होते हैं, जो हमारी चेस्ट होती है, वो देखा होगा आपने, एक्सपैंड हो जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तब ये कैसे हो जाता है? कोलैप्स होने लगता है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। एयर कम होने लगती है। जैसे बैलून है भाई, बैलून के अंदर एयर भरोगे तो उसका एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे उसके अंदर से एयर कम होगी तो क्या होगा? उसका एरिया कम होता जाएगा, कोलैप्स होता जाएगा, इस तरह से। अब इसको समझते हैं मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग की। जब हम ब्रीद इन करते हैं एयर के अंदर, तो जो मसल्स होती हैं डायफ्राम की, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, राइट। और उसके बाद में वो डाउनवर्ड मूव होती हैं, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होती है, और जो एयर होती है वो एंटर करती है लंग्स में। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो जो एयर होती है मसल्स के डायफ्राम में, वो रिलैक्स करती है, और जो मसल्स हैं वो ऊपर की तरफ आती हैं, और चेस्ट कैविटी हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जो एयर होती है वो गोज़ आउट ऑफ द लंग्स से बाहर चली जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सपीरिएशन हो रहा है। एक्सपीरिएशन जब हम करते हैं मतलब सांस छोड़ते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे देख रहे हो आपकी इनका जो एरिया है वो कम हो रहा है, ये कोलैप्स हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं इनका एरिया बढ़ रहा है क्योंकि एयर अंदर जा रही है। बैलून से अगर हम इनको कंपेयर करें तो इस तरह की स्ट्रक्चर ये हमें दिख पा रही है। ऐसे ही हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ब्रीथ इन कर रहे हैं तो चेस्ट एक्सपेंड हो गया, ठीक है, और जो डायफ्राम था वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका एरिया बढ़ गया। अब जैसे जैसे हमने ब्रीथ आउट किया तो चेस्ट क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायफ्राम रिलैक्स कर रहा है, और जो लंग्स हो रहे हैं वो भी कैसे कर रहे हैं, वो भी रिलैक्स कर रहे हैं, राइट। तो समझ में आ गया रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन? तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, वो ब्लड के थ्रू होता है क्योंकि हमारे अंदर सबसे अच्छा जो फ्लूइड है जो पूरे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर फ्लो करता है वो ब्लड ही है। तो जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं या कोई भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होता है या कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है, कोई हार्मोन है, ड्रग है, मेडिसिन्स हैं, वो सारी की सारी ब्लड में जाती हैं और ब्लड के थ्रू अलग अलग पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे जाके टारगेट करती हैं, जिसकी वजह से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेडिसिन्स खाने से क्योर हो जाए। तो इस तरह से अगर हम कुछ भी खाते हैं, चाहे वो खाना है किसी भी तरह का, चाहे वो टैबलेट है या कैप्सूल है या और भी कोई भी चीज़ है जो एडिबल है, वो हमारे स्टमक में जाती है, डाइजेस्ट होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होती है। इसके बाद से वो ब्रेक एब्जॉर्ब होती है ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाती है, ताकि कोई भी अगर किसी तरह का हार्मफुल केमिकल या टॉक्सिक किसी ने स्वेलो कर लिया है तो लीवर उसको वहाँ से रिमूव कर दे। और फाइनली लीवर जब रिमूव करता है वो उसको कीप ऑन चेकिंग करता रहता है ब्लड को कि इसके अंदर किसी तरह का हार्मफुल मटेरियल तो नहीं है, किसी तरह का टॉक्सिन तो नहीं है, किसी तरह की इसके अंदर पॉइजन तो नहीं है। उसके बाद ही वो उसको पास करता है हार्ट में, और हार्ट से वो ब्लड पंप होता है पूरे बॉडी ऑर्गन्स में। क्योंकि अगर लीवर ऐसा नहीं करता, डायरेक्टली खाना डाइजेस्ट हुआ, ब्लड वेसल्स में चला गया, हार्ट में चला गया और पूरे बॉडी ऑर्गन से चला गया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि किसी भी एक पर्सन के अंदर कोई भी अगर सीरियस डिजीज़ हुई तो वो डिजीज़ होने के चांस होते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसके अंदर हमने उसके ब्लड को क्या किया है, ट्रांसफ्यूज़ किया है। तो समझ में आ गया है। अब हम दूसरी बात पढ़ते हैं कि जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर क्या क्या होती हैं, ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और हार्ट, ठीक है। और जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ठीक है। इसके पास क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा होती है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट को, ईटीसी को। जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो एक्सचेंज करती है गैसियस, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में एक्सचेंज होता है इनके अंदर। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, राइट। और जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज प्योर ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उनकी जो वॉल होती है थिक वॉल्ड होती हैं, जिसकी वजह से उनके पास वॉल्व नहीं होते हैं। और जो वेन्स होती हैं दे कैरी इम्प्योर ब्लड, वो इम्प्योर ब्लड कैरी कर सकती हैं बॉडी के हर पार्ट से हार्ट तक जाने के लिए, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं थिन वॉल्ड, और उसके पास क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं, राइट। और जो कैपिलरीज होती हैं ये कैसी होती हैं, बहुत नैरो होती हैं, ये ब्लड वेसल्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं आर्टरी को वेन से एक साथ। अब अगर हम एक्सचेंज देखें फूड का या वाटर का या ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, तो उससे क्या मिलेगा हमको कि जो ब्लड है वो सेल्स का अलग है और जो कैपिलरीज के अंदर है वो अलग है। मतलब सेल्स का और कैपिलरीज का अलग कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी चीज़ खाई वो ब्लड के थ्रू सेल्स में जा रही है तो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन भी जाएगी, तो सेल्स क्या कर रही है, कॉन्टीन्यूसली CO2 प्रोड्यूस करनी है, तो वो ब्लड को वहाँ से CO2 रिसीव कर लेगा और उसको लेके जाएगा फाइनली लंग्स तक, हार्ट्स तक। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे कि अगर हम देखें इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो कहाँ से आ रही है, वो डायरेक्टली फ्यूज़ हो रही है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, अमीबा की बात करें तो उसके अंदर भी सिंपल डिफ्यूज़न होता है। तो इस तरह से जो कैपिलरीज है उनका ये अपना फंक्शन होता है, ठीक है। एक तरफ से तो इम्प्योर ब्लड आता है, एक तरफ से प्योर ब्लड आता है, तो वहाँ पे जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हार्ट की। तो आज की वीडियो में इतना ही बताना था मेरे को। मैंने आपको बता दिया है किस तरह से जो जेनेटिक्स स्टार्ट हुई थी, ठीक है, किस तरह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, पीनियल ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है, स्टमक सिस्टम है, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं, ये सारे के सारे जो सिस्टम है वो नॉर्मल ले सकते हैं। आप इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, ठीक है। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।